हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न 24x7 पे। प्रथम पार्ट हम संविधान में देख चुके हैं, बहुमत क्या होता है। द्वितीय पार्ट में हम देखते हैं कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है और राज्य संविधान की मूल विशेषताएं हैं और भाग और अनुसूचियां कैसे कैसे बढ़ी हैं। मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान संविधान में किस तरह व्यवस्थित है। तो चलिए देखते हैं। विधेयक का सेंस है प्रस्तावित कानून या संशोधन। प्रस्तावित कानून हो या प्रस्तावित संशोधन हो उसे विधेयक कहा जाता है। वहीं पारित कानून या पारित संशोधन हो तो उसे अधिनियम कहा जाता है। राज्य का अर्थ है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, वहाँ एक चुनी हुई सरकार हो और वह सरकार संप्रभु हो, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता हो, किसी बाहरी प्रभाव या आंतरिक प्रभाव से ग्रसित ना हो, उसका निर्णय प्रभावित ना हो। वहीं भारतीय संविधान में भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों मूल संविधान में कितना था, वर्तमान में कितना है। भाग 22 थे मूल संविधान में, इस समय 25 है। अनुच्छेद 395 है, इस समय 445 प्लस है। वही अनुसूची 8 है और थी अब जो है 12। राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। राष्ट्र का सेंस अभी मैं बता चुका। वही राष्ट्र का मतलब होता है स्टेट, जो भी मैंने बताया। उसके बाद फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का भाव हो, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता है, ऐसे राज्य को राष्ट्र कहा जाता है। वही भाग में देखते हैं। पहले प्रथम में 7 संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें भाग 7 को और 9 को समाप्त कर दिया गया। वहीं 42nd अमेंडमेंट 1976 में भाग 4A और 14A जोड़ा गया। 73rd अमेंडमेंट में 1992 में भाग 9 जोड़ा गया और 74th अमेंडमेंट 1992 में 9A जोड़ा गया और 97th अमेंडमेंट 2011 में 9B को जोड़ा गया, जिससे कुल मिला के 25 भाग हो गए। वही अनुसूची में प्रथम संशोधन 1951, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इनको ऐसे विषय को रखा गया जिसका न्यायिक पुनरावलोकन न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया और फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 के पहले जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए थे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद जितने भी केस आएंगे 9वीं अनुसूची में उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। वहीं सेकेंड में 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची दल। वहीं 1992 में 74th अमेंडमेंट आया, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका के लिए 18 विषय का प्रावधान किया गया। स्टार्टिंग में प्रियम्बल है। इसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है समझते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान में, प्रस्तावना संविधान के लिए भूमिका या आमुख है, जिसमें क्या होता है के रूप में होता है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और प्रमुख प्रावधान के साथ संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। क्या होता है? प्रस्तावना किसी भी संविधान के प्रारंभ में होता है, जिसमें क्या क्या है, ये किस तरह होता है। जैसे किसी भी चीज का भूमिका होती है, किसी भी बुक या किसी चीज की भूमिका होती है या मुख होता है, उसी रूप में है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्शों, प्रमुख प्रावधानों और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। कुछ फैक्ट देखते हैं भारत के संविधान के दृष्टिकोण को ध्यान में। भारत के संविधान में
प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकृति दे दी। प्रस्तावना की जो भारत की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना की मूल बातें, क्या क्या प्रस्तावना में दिया गया है। भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बताया गया है सत्ता का स्रोत क्या होगा। सत्ता का स्रोत जनता होगी अर्थात लोक प्रभुता। सत्ता का स्वरूप क्या होगा। सत्ता का स्वरूप सबसे पहले दिया गया है संप्रभु राष्ट्र होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य होगा। क्या क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा हमारा राष्ट्र, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। एक एक करके हम अभी बाद में समझते हैं क्या है समाजवादी, क्या है पंथ निरपेक्ष। पहले समझ लेते हैं कि किस तरह स्वरूप है। फिर सत्ता का उद्देश्य क्या क्या है दिया गया है हमारे साथ। सबसे पहले दिया है न्याय। न्याय में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता क्या है, चिंतन की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता किस किस चीज की है, प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। प्रत्येक व्यक्ति को के अवसर में समानता होगी, सब व्यक्ति का प्रतिष्ठा होगी, ये समानता होगी। बंधुता मतलब भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, ये क्या है, सत्ता का उद्देश्य है। इसके बाद एक एक करके हम समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि एक ऐसा देश जो अपनी आंतरिक और बाह्य मामले, कोई भी देश जो आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। चलिए देखते हैं क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि एक ऐसा देश जो अपनी आंतरिक और बाह्य मामले, कोई भी देश जो आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, किसी आंतरिक या बाह्य प्रभाव द्वारा प्रभावित ना हो, तो ऐसे राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्रभु राष्ट्र। अर्थात हमारा देश संप्रभु है, हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है। वहीं समाजवादी शब्द, समाजवादी एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य क्या है। समाजवादी एक क्या है, विचारधारा है जिसका उद्देश्य है संपत्ति का समाजीकरण, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति हो, समानता, इक्वेलिटी हो, शोषण विहीन समाज की संकल्पना की गई है कि किसी का शोषण न हो किसी भी कारण, और वही मजदूर और कमजोर वर्ग का कल्याण की बात की गई हो। ये क्या है, समाजवाद का उद्देश्य। इसके साधन क्या है, दो तरीके से समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है। एक है मार्क्सवाद या साम्यवाद जो रसिया में पहले था। उसके बाद लोकतांत्रिक साधन। तो मार्क्सवादी शासन का अर्थ है कि वर्ग हिंसा के आधार पर हम इस उद्देश्य को प्राप्त करें, संघर्ष के आधार पर प्राप्त करें या क्रांति करके हम इस उद्देश्य को प्राप्त करें। वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ ये है चुनाव हो, जनता का शासन हो, संसद हो, कानून हो और सामाजिक आर्थिक नियोजन के माध्यम से है हम ये समाजवाद का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। वहीं पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, पंथ राज्य का कोई धर्म ना होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, प्रत्येक नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने का। वहीं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष कि राज्य का, स्टेट हैव नो रिलीजन, और उसके प्रत्येक व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता होगी
कि वह किसी भी धर्म को अपनाए। वहीं धार्मिक आधार पर किसी देश में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता द्वारा जनता का शासन। और गणराज्य का अर्थ है ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, न कि वह वंशानुगत हो। जैसे भारत में हमारे राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति जी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वहीं ब्रिटेन में वंशानुगत प्रमुख की संकल्पना है। समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा का। समानता में प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में व्यक्ति का हैसियत उसका गुण हो, न कि उसकी जाति, लिंग या धर्म। समानता में प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है व्यक्ति की हैसियत का आधार उसका गुण हो, न कि उसकी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा समाज में क्या है यह दर्शाती है। वहीं अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर मिले। प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर मिले। वहीं स्वतंत्रता के अर्थ में देखा जाए तो संविधान में चिंतन स्वतंत्रता में 5 चीजें दी गई हैं। चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म और उपासना की। तो चिंतन का अर्थ है मानसिक और आंतरिक क्रिया जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किसी चीज की चिंतन कर सकते हैं, किसी संकल्पना का आंतरिक क्रिया या मानसिक रूप से हम चिंतन कर सकते हैं। वहीं स्वतंत्रता में 5 स्वतंत्रता दी गई हैं। चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चिंतन का अर्थ है मानसिक और आंतरिक क्रिया है, इस चीज की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को। अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट किया जाना, किसी भी चीज को प्रकट कर सकता है। विश्वास किसी भी विचारधारा या मान्यता को मान सकता है वो। धर्म किसी भी धर्म को मान सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, जूइस, जितने किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को। वहीं उपासना का अर्थ है जिस रिलीजन में वो रहता है उसका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब उस परम भगवान को जो है मानना, उसके प्रति कर्मकांड की का व्याख्या किया गया है। वहीं बंधुता का अर्थ है भाईचारा, आपस में भाईचारा को बढ़ावा देना। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय जीवन से पूर्ण जीवन, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय जीवन से। वहीं व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्राप्त होना चाहिए। मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्राप्त होना चाहिए। एकता एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जिसमें फीलिंग ऑफ वननेस, एक नागरिकों का एक होने का भाव हो, उसे क्या कहा जाता है? एकता। इसको बढ़ावा देना है। वही अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस भारत के का जो भूभाग है वो उससे अलग ना हो। एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है अखंडता, जिसका अर्थ है, जिसपे यह बल दिया जाता है कि किसी भी देश या क्षेत्र का जो भूभाग है वो उससे अलग ना हो। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।